क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 24 फरवरी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, पूर्णांक 100 का होता है। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोसाई विट्ठलनाथ। इसके बाद दूसरा है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, लल्लूलाल। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है खड़ी बोली गद्य के जनक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली गद्य के जनक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है रसज्ञ रंजन कृत के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखा चित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, साहित्यलोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। ठीक है। साहित्यलोचन बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। ठीक है। अगला 2 का नंबर है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। सराहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। फिर है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो 1943 है। ठीक है, 1943 इसमें ऑप्शन में नहीं है। तीसरा सप्तक 1943 नहीं, 1959 है। तीसरा सप्तक 1959। तार सप्तक 1943 है। अगर दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो 1951। तीसरा पूछ ले तो 1951। ठीक है, 1959। तीसरा 1959 है। फिर से एक बार देखिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। तो तीसरा तार सप्तक पूछा है तो हो जाएगा 1959। ठीक है यहाँ पर। और तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशव जायसी। तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। इसके बाद है अगला सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो सामधेनी काव्य के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए बिहारी सतसई रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है, ये बिहारी की रचना है। ठीक है। इसके बाद है अखरावट, मलिक मोहम्मद जायसी की है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं 2-2 अंक के। तो गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें धरती शब्द मिल जाए, माता शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल जाए, पृथ्वी शब्द मिल जाए। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि ये चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अच्छे से आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और आसानी से आपको उत्तर मिल जाएंगे। पृथ्वी के देह को किसने और किस तरह सजाया है। तो पृथ्वी के देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। आगणित और अभुदय शब्दों का अर्थ, आगणित का अर्थ है अनगिनत या असंख्य, अभुदय का अर्थ है उन्नति या विकास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर अगला पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि धरती में अनगिनत खजाने छिपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं
तो वह सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों के सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए, ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सके। यहाँ पर 2 पूछता है अथवा करके, आपको 1 करना रहता है। तो अथवा वाला भी देखते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण यह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम। तो पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, इसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते क्या है, अभी तो पढ़े ही थे, ठीक है। चलिए देख लीजिए व्याख्या कैसे लिखना है आपको। लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है। अगर किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई होती है तो समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। यह न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने विकास के लिए सक्षम हो सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है। तो लेखक के अनुसार समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के विकास में सहयोग करे। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले ताकि वह समाज का जिम्मेदार सदस्य बन सके और अपने विकास में सफल हो सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है, लेखक के अनुसार समाज मनुष्य के मूल अधिकार क्या होने चाहिए। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकारों में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। पहला तो न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा रोजगार का अधिकार, चौथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। इसके बाद चौथा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कान दूत केंधो ब्रह्म दूत पधारे आप। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। धारे प्राण फेरन को मति ब्रजबारी की, आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर। रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं, पे प्रीत रीत जानत ना, आप प्रेम की रीत को नहीं जानते हैं। कान अनीति आन रीत ले अनारी का, आप अनारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम कहा कान ब्रह्म एक ही कह जुत, मैंने मान लिया कि श्री कृष्ण और ब्रह्मदूत एक ही है, तो हमें भावना नहीं आ रही, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। जय है वन विगर ना वरती व्रत की। यदि समुद्र में एक जल की बूंद मिला दिया जाए तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर समुद्र से एक बूंद निकाल लिया जाए तो उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यहाँ देखिए संदर्भ, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम उद्धव प्रसंग है, लेखक का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इसके बाद है, गोपियों ने किसे और क्यों अनाड़ी कहा है। तो गोपियों ने कान्हा को अनाड़ी कहा है क्योंकि वह उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वह उन्हें अनाड़ी मानती हैं। फिर अगला, अनीति और भावत शब्द का अर्थ। तो अनीति का अर्थ है अन्याय या गलत तरीके से, भावत का अर्थ है प्रेम करना है, मानना। इसके बाद अगला है, कान दूत केंधो ब्रह्मदूत पधारे आप, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कान दूत केंधो ब्रह्मदूत है, पधारे आप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है जिसमें दूत और पधारे शब्दों का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या कैसे करना है देख लेते हैं। वैसे व्याख्या मैंने पूरी बता दिया, ऊपर वाली 2 लाइन। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं एक बार। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो या ब्रह्मदूत बनकर आए हो, आपने तो हम ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर्मों स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध, तू शीस अभी है नादान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी आधार। तो ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, अभिनव मनुष्य से लिया गया है और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या हम बता देते हैं आपके पूरे की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान एक इन पंक्तियों में कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान एक तलवार के समान है तो इसे छोड़ देना चाहिए। यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि मानव अभी भी शिशु और नादान है
और उसे विज्ञान के खेल में उलझना नहीं चाहिए। कवि क्या बताना चाहते हैं कि मनुष्य को विज्ञान की तीखी धारा और उसके संभावित नुकसान के बारे में समझना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? तो कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने यह कहा है कि विज्ञान की शक्ति और उसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि इसमें खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में कवि ने क्या कहा? तो कवि ने कहा है कि विज्ञान ये तलवार के समान है, तो मनुष्य को इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह अभी नादान है। विज्ञान के साथ खेलने का साहस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी धार तीखी है और ये अंगों को काट सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विज्ञान का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम। तो रस है इसमें वीर रस, क्योंकि कवि ने विज्ञान के महत्व और सावधानी के साथ इसके उपयोग को दर्शाया है। अलंकार है उपमा, विज्ञान को तलवार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद अगला है 5 का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई, 80 शब्द में लिखना रहेगा, 5 अंक का रहेगा। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए, 80 शब्द में और 5 अंक। भारतेंद्र हरिचंद, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिघोष। इसके बाद है पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्रण कीजिए, 80 शब्द में होगा, 5 अंक का। कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता था और लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए, ये भी 80 शब्द में, 5 अंक का। फिर है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 80 शब्द में और 5 अंक का। तो ये अलग अलग जिलों के लिए खंडकाव्य होता है, तो इसको आप देख लेंगे। फिर है खंड खा है, इसमें प्रश्न नंबर 8 का कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 संदर्भ के लिए। धन्यो एम भारत देश, या भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लिसत जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भावनी शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाले सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेश निखिलोपवांगेयम अस्या वांगेयम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्ना च वर्तते। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिष्ठा, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद 18 पुराण अन्य च महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषाएं लिखतान सन्ति। हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ देख लीजिए यहाँ पे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं। फिर अथवा वाला देखते हो क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में बहुत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान्य विद्वान, संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय मौर्य सेंट्रल महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू करती है। युवक मालवीय शौकीन प्रभावपूर्ण भाषण, युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनान माने लोगों के मनांस माने मन को अमोहित माने मोह लिया। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुवाद। फिर प्रश्न नंबर 8 का खा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी कितने अंक का? 7 अंक का। सुखार्थिनों को तो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा, कुतो विद्यार्थी न सुखम, विद्यार्थी को सुख कहा। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अर्थ देख सकते हैं। फिर अथवा वाला देखते हैं, यह भी सुभाषित रत्नान से ही लिया गया है। जल बिंदु निपातेन करमसा पूरते घटे, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। साहेतु सर्व विधानाम धर्मश्चा धनश्चा, धर्म और सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद है 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक के होते हैं, 2 प्रश्न करना रहता है, 2-2 अंक के। प्राची कीदृशा अभवत, प्राची पिंगा अभवत। का भाषा आसाम में मातृसम सम्माननीय, संस्कृत भाषा आसाम में मातृसम सम्माननीय। वर्षा काले नगेंद्रा कीदृशा भवंत, वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवति। इसके बाद है श्रृंगार अथवा विभत्स रस, फिर यमक अथवा उपमालंकार, दोहत और कुंडलिया छंद। ठीक है, तो श्रृंगार रस की परिभाषा होती है जब रति नामक स्थायी भाव विभावन भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जैसे
कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सुबात। उपमा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। पेपर पास सरस मंडोला। यहाँ फिर दोहा छंद है। फिर यहाँ पर देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध होता है साहित्य समाज का दर्पण है। राष्ट्र का निर्माण में युवाओं की भूमिका, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बाद है संधि विच्छेद। तो 12 का पहला है नैनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम। फिर है कलाव्यू का संधि विच्छेद, तो कलो प्लस यू होता है। फिर है वृद्धा का संधि विच्छेद, तो होता है वृद्ध प्लस धा। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखे। तो अनुरूपम में अनुपसर्ग है, तो इसमें समास है अव्ययीभाव। श्रेष्ठ पुरुषा तत्पुरुष समास है, ठीक है। और मीनाक्षी कर्मधारय समास है। फिर 13 नंबर प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, अथवा ये 8 नंबर का पूछता है, ठीक है। अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। इसके बाद 14 का पहला है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु का प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है, ठीक है, 1 नंबर का रहेगा। फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताना है, ये भी कितने नंबर का, 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये भी 1 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।